नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव का फलादेश करते समय कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ज्योतिष के नियम तहत कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण के स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव अर्थात त्रिक भाव के अंदर बैठे हो तो उसे शुभ नहीं मानते, क्योंकि त्रिक भाव को दुस्थान माना गया है। कुंडली का और एक नियम ये कहता है कि अगर त्रिक भाव के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो जहां भी बैठे हो उस भाव के अंदर शुभ फल में कमी ला देते हैं लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको 12वें भाव का फलादेश करने के मूलभूत सिद्धांत बताने के लिए आया हूं। तो आइए जानते हैं। लघु पराशर पद्धति के अनुसार ज्योतिष का पहला नियम ये कहता है कि सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रहों को 12वें स्थान का दोष नहीं लगता, यानी कि व्यय का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार सूर्य को आत्मा माना गया है और चंद्र को मन माना गया है। आत्मा और मन के बिना जीवन असंभव है। ठीक उसी प्रकार सूर्य को पिता माना गया है, चंद्र को माता माना गया है और माता पिता बिना भी जीवन असंभव होता है। सूर्य चंद्र को राजा रानी भी माना गया है। इसीलिए सूर्य और चंद्र को व्ययाधिपति का दोष नहीं लगता। जैसे कि आप देखिए, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर सिंह राशि आती है और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो कन्या लग्न के अंदर सूर्य को व्यय का दोष नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार सिंह लग्न की कुंडली के अंदर 12वें स्थान के अंदर कर्क राशि आती है और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है। तो यहाँ पे भी सिंह लग्न की कुंडली के अंदर भी चंद्र को व्यय का दोष नहीं लगता। नियम नंबर 2, जन्म कुंडली के अंदर जो व्ययाधिपति ग्रह है अगर वही लग्नाधिपति ग्रह भी बनता हो तो उसे व्यय का दोष बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो लग्न भाव है ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि जो लग्न भाव है उसी को केंद्र भाव भी माना गया है और उसी को त्रिकोण भाव भी माना गया है और लग्नेश को कुंडली का जीव माना गया है, कुंडली का प्राण माना गया है। इसीलिए लग्नाधिपति ग्रह कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए अगर व्ययाधिपति ग्रह अगर लग्नाधिपति भी होता हो तो उसे व्यय का दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि 12वें स्थान का भी स्वामी है और लग्नाधिपति भी है। तो ऐसी स्थिति में शनि को व्यय का दोष नहीं लगेगा और लग्नाधिपति के तौर पे उसे कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। नियम नंबर 3, जन्म कुंडली के अंदर अगर व्यय ग्रह अगर भाग्येश ग्रह बनता हो तो भी उसे व्यय का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के नियम तहत कुंडली के अंदर लग्नाधिपति के बाद भाग्याधिपति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अर्थात लग्न भाव के बाद भाग्य भाव को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र भाव माना गया है। ज्योतिष के नियम तहत इसे धर्म भाव भी कहा गया है, पिता का भाव भी कहा गया है। तो अगर व्ययाधिपति ग्रह अगर भाग्याधिपति बनता हो तो उसे व्यय का दोष नहीं लगता। हम कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर गुरु भाग्याधिपति भी है और व्ययाधिपति भी है और आप देखिए कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि वो खुद भाग्य स्थान में है। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर गुरु भाग्येश भी बनता है, व्ययेश भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में इस गुरु को अशुभ नहीं माना जाएगा, व्यय का दोष नहीं लगेगा, बल्कि उसे भाग्येश के तौर पे देखा जाएगा और भाग्येश के तौर पे कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। ठीक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर बुध ग्रह वो व्ययाधिपति भी है और भाग्याधिपति भी है, तो यहां पे भी बुध को व्ययश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर बुध भाग्याधिपति भी बनता है और भाग्य स्थान कुंडली का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा शुभ स्थान, पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान माना गया और पिता का स्थान माना गया है। इसीलिए भाग्येश को कुंडली का कारक, योग कारक और राजयोग कारक ग्रह माना गया है। तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर भी बुध को व्ययश का दोष नहीं लगेगा, बल्कि बुध को कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। और बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। अगर बुध कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कोई भद्र योग नामक राजयोग बनाता हो, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाता हो, तो निश्चित तौर पे बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम आते हैं नियम नंबर 4। अगर कुंडली के अंदर व्ययाधिपति ग्रह पंचमाधिपति भी बनता हो तो भी उसे व्ययश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। फिर से कहूंगा, कुंडली के अंदर व्ययश अगर पंचमेश बनता हो तो भी उसे व्ययश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर जो 5वां भाव है ये तीसरे नंबर का, कुंडली के तीसरे नंबर का शुभ स्थान माना गया है। क्योंकि पंचम भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, गत जन्म के पुण्य, ये सब कुछ देखा जाता है। तो जो ग्रह व्ययाधिपति हो और वही ग्रह अगर पंचमाधिपति भी बनता हो तो उसे व्ययश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र व्ययाधिपति भी बनता है और पंचमाधिपति भी बनता है, तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र को व्ययश का दोष नहीं लगेगा और उसे पंचमेश के तौर पे कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। और अगर कुंडली के अंदर ये शुक्र शुभ स्थिति में बलवान हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कहीं भी केंद्र त्रिकोण के अंदर अच्छी स्थिति में हो, कोई राजयोग बनाता हो, जैसे कि दसम भाव के अंदर शुक्र उच्च का होके मालव योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप देखिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह व्ययाधिपति भी बनता है और पंचमाधिपति भी बनता है। और आपको मैंने पहले ही कहा कि जो पंचम भाव है ये कुंडली का तीसरे नंबर का शुभ स्थान है और उसी लिए पंचमाधिपति को कुंडली का तीसरे नंबर का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए जो ग्रह व्ययाधिपति हो अगर वही ग्रह पंचमाधिपति भी बनता हो तो उसे व्ययश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 12वें स्थान का भी मालिक है और 5वें स्थान का भी मालिक है, तो ऐसी स्थिति में धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को शुभ ग्रह माना जाएगा, राज योग कारक ग्रह माना जाएगा, कारक ग्रह माना जाएगा और मंगल का रत्न भी आप पहन सकते हो। अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, कोई अच्छा राजयोग बनाता हो, तो निश्चित तौर पे मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। नियम नंबर 5, अगर व्ययाधिपति ग्रह अगर वही ग्रह लाभ स्थान का भी मालिक बनता हो तो निश्चित तौर पे बहुत खराब फल देता है। क्योंकि यहाँ पे भावात भावम नियम लागू पड़ता है कि 12वें स्थान का मालिक 12वें स्थान से 12वें स्थान में बैठा हो, तो 12वां स्थान आपको मालूम है किसका है? व्यय का है, खर्चे का है, तो ये स्थान का 12वां स्थान यानी 11वां स्थान। तो भावात भावम नियम के तहत 12वें स्थान का स्वा 12वें भाव से 12वां भाव यानी कि लाभ भाव, तो जब भी कुंडली के अंदर 12वें स्थान का मालिक अगर जो लाभ स्थान का भी मालिक बनता हो तो वो कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मीन लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए शनि लाभाधिपति भी है और व्ययाधिपति भी है,
तो ऐसी स्थिति में मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि को कुंडली का प्रबल मारक ग्रह माना गया है। और अगर ये शनि अगर कुंडली के अंदर कोई पाप ग्रहों से दृष्ट हो, राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, शनि केतु की युति श्रापित योग बनाती हो, चंद्र शनि की युति विष योग बनाती हो, शनि मंगल की युति अस्थिभंग योग बनाती हो, तो मीन लग्न वालों को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ा नुकसानी होने का योग बनता है। या तो फिर शारीरिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा, या फिर आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के अंदर शनि को कुंडली का प्रबल मारक ग्रह माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार छठवां नियम ये कहता है कि अगर व्ययाधिपति ग्रह अगर तीसरे भाव का स्वामी हो तो भी वो अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो तीसरा भाव है ये भावाद भावम नियम के तहत आठवें स्थान का आठवां स्थान, फिर से कहूंगा, भावाद भावम नियम के तहत आठवें भाव का आठवां भाव ये मृत्यु है, ये सूक्ष्म मृत्यु है। इसीलिए तीसरे भाव को भी कुछ अंशों में त्रिक भाव कहा गया है। तो जब कुंडली के अंदर व्ययाधिपति ग्रह यानी कि 12वें स्थान का जो स्वामी बनता हो वही अगर तीसरे भाव का भी स्वामी बनता हो तो भी उसे कुंडली का मारक ग्रह माना जाता है। और जब भी मारक ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई अशुभ फल अवश्य देता है। अभी ये देखिए, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर बुध तीसरे भाव का भी स्वामी है और 12वें स्थान का भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में कर्क लग्न वालों को हम कह सकते हैं कि जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आएगी तो संभल कर रहना। उसमें भी अगर बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, अगर बुध के ऊपर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित तौर पे बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा के अंदर कोई ना कोई अशुभ फल अवश्य देखने को मिलता है। अभी हम आते हैं और गहराई पे जाते हैं कि अगर 12वें स्थान का स्वामी, ध्यान से सुनना, अगर 12वें स्थान का स्वामी 6वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है और ये तंदुरुस्ती को अच्छा बनाता है और व्यक्ति को शत्रुंजय बनाता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसकी तंदुरुस्ती को अच्छा देता है। अगर व्ययाधिपति ग्रह अगर जो अष्टम भाव में बैठा हो तो सरला योग नामक राजयोग बनता है जो व्यक्ति को गुड ज्ञान प्रदान करता है और दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। अगर व्ययाधिपति ग्रह व्यय भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। तो इससे व्यक्ति को जितना हो सके इतना धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, जन्म स्थान से दूर जाने से अच्छी सफलता प्राप्त होती है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। ये बातें सारे फिर से कहूंगा कि व्ययाधिपति ग्रह अगर 6वें भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है और 6वें भाव के शुभ फल को बढ़ा देता है। व्ययाधिपति ग्रह अगर अष्टम भाव में हो तो सरला योग नामक राजयोग बनाता है जो व्यक्ति को गुड ज्ञान देता है, दीर्घ आयुष्य देता है और खानदानी प्रॉपर्टी दिला सकता है। व्ययाधिपति ग्रह अगर व्यय भाव में ही बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है जो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय कराता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि व्ययाधिपति का फलादेश करते समय लघु पराशर पद्धति के अंदर कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर जो 12वें स्थान का मालिक अगर जो कुंडली के अंदर कोई भी भाव में बैठा हो तो उस भाव की शुभता को बढ़ा देता है, ये भी एक नियम मैंने किताब में पढ़ा है और जो काफी हद तक सही है। फिर से कहूंगा, अगर कुंडली के अंदर व्ययाधिपति ग्रह यानी कि 12वें स्थान का स्वामी जो भी भाव में बैठ जाता है तो उस भाव की शुभ फल के अंदर काफी सारी वृद्धि कर देता है। ये नियम आप भी आजमा के देखना। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे अवश्य कमेंट करना, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।